साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है सामान्य हिंदी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चला हुआ था हिंदी भाषा का विकास। किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर उसके बाद कौन सी भाषा निकल कर आई, फिर उसके बाद जो है किस प्रकार से धीरे धीरे हिंदी भाषा का जो विकास होने लगा और उनका जो समय सीमा भी है वो भी हमने जो है देख ली थी पिछली क्लास में। किसी भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो हम एक लूसेंट बुक को आधार बना करके सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जो कि हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास में। हम अपभ्रंश भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। हमने शुरुआत में देख लिया था कि संस्कृत जो भारतीय आर्य भाषाओं है उनको 3 चरणों में बांटा गया: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इस प्रकार से हमने देख लिया था प्राचीन आर्य भाषाओं में केवल संस्कृत भाषा को शामिल किया गया था जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों शामिल थी। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को शामिल किया गया। फिर आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी और हिंदीतर की भाषा निकल कर आई। किस प्रकार से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश भाषा से ही जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन सी अपभ्रंश भाषा से कौन सी आर्य भाषा निकली, ये सभी तथ्य आज की क्लास में हम देखेंगे। तो अपभ्रंश भाषा का विकास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अपभ्रंश भाषा के जो विकास की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है। 500 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व नहीं है भाई, यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। एक ईस्वी होती है, उसके बाद का जो समय होता है वो ईस्वी में चला जाता है और फिर जो एक ईस्वी से जो पहले की जो बात होती है वो ईस्वी पूर्व में आ जाती है। ईस्वी पूर्व जैसे 500 ईस्वी पूर्व कहते जो है 1000 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार से संस्कृत भाषाओं का विकास ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद जो है अपभ्रंश की बात करें तो हम जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो अपभ्रंश की समय सीमा रही, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी यानी कि एक कवि हुए हैं प्रसिद्ध कवि अपभ्रंश भाषा के, स्वयंभू। कई बार पूछा जाता है कि स्वयंभू किस भाषा के कवि है, तो वे अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। लेकिन एक विद्वान हुए हैं रामकुमार वर्मा। उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और वैसे ये अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू जी, जो 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। स्वयंभू का जो के समय से जो है अपभ्रंश का विकास माना जाता, आरंभ माना जाता है और ये जो समय था स्वयंभू के समय का माना जाता है 8वीं शताब्दी का। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए अपभ्रंश का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है तो 8वीं शताब्दी से। ये भी अगर शताब्दी में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इस प्रकार से बता सकते हो। फिर जो 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर अपभ्रंश जो शब्द का जो यो तो शाब्दिक अर्थ है पतन। कई बार पूछ लिया जाता है अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है, तो अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है ये टुकड़ों में दिए हुए हैं अपभ्रंश, और ये जो अपभ्रंश भाषा का ही ये शब्द है तो इनका जो शाब्दिक अर्थ है ये है पतन। किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है और प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। यानी अपभ्रंश का अगर एक ऑप्शन में और कई बार पूछ लिया जाता है अपभ्रंश का क्या अर्थ निकलता है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश भाषा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अपभ्रंश भाषा का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको पतन बताना है। किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है, ये साहित्य से अभीष्ट है यानी साहित्य से जो है अभी मतलब अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत साहित्य इतना ज़्यादा अधिक नहीं लिखा गया।
प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का ही साहित्य है। मतलब ये है कि कहा जाता है, माना जाता है कि प्राकृत भाषा का जो विकसित रूप होता है वही अपभ्रंश है। जो है प्राकृत, जो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ये मैंने आपको बताया था। प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली को, और द्वितीय प्राकृत है, प्राकृत को ही कहा जाता है द्वितीय प्राकृत। और जो तीसरा प्राकृत है, तीसरी प्राकृत माना गया है अपभ्रंश को। अपभ्रंश यानी कि प्राकृत का ही विकसित रूप अपभ्रंश को माना गया है। इस प्रकार से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अपभ्रंश का जो है तृतीय रूप क्या है, तो प्राकृत का तृतीय रूप क्या है, तो अपभ्रंश को माना जाएगा। तो उसके बाद प्रमुख रचनाकार देख लेते हैं अपभ्रंश भाषा के। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। पौम चरियु अर्थात राम काव्य, जो जैसे कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की, जो कि अवधी भाषा का महाकाव्य माना जाता है। इसी प्रकार से स्वयंभू जी ने जो है एक राम काव्य की रचना की जिसका नाम है पौम चरियु। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पौम चरियु किसकी रचना है, तो स्वयंभू जी की ही है। फिर है धनपाल की रचना। हम अपभ्रंश भाषा की और रचना देख लेते हैं। धनपाल भविष्यत कहा, तो भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश भाषा का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है, तो धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा। उसके बाद पुष्यदंत की बात करें तो इन्होंने लिखा महापुराण। इनकी दो रचनाएं हैं, महापुराण और जसहरचर्यु, जो कि दोनों की दोनों अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं। और उसके बाद बात करें सरहप्पा कणहप्पा आदि सी की जो रचनाएं हैं, सरहप्पा की चार्यापद, दोहा कोश, इस प्रकार से इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी रचनाएं भी अपभ्रंश भाषा में है। ये ऑप्शन में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की है या अपभ्रंश भाषा की नहीं है। आपको ध्यान रखना है, स्वयंभू द्वारा रचित पौम चरियु और धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा। उसके बाद पुष्यदंत द्वारा रचित महापुराण, जसहरचर्यु, सरहप्पा और कणहप्पा आदि की जो रचनाएं हैं, ये चर्यापद और दोहा कोश है भैया, ये आदि जो रचनाएं हैं ये सभी की सभी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। आई होप आपको एक एक लाइन से संबंधित जो है प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लुसेंट की बुक को आधार बनाकर हम जो है इसको पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से किस प्रकार से हुआ, किस अपभ्रंश भाषा के से जो है कौन सी अपभ्रंश के भेद माने गए, मतलब अपभ्रंश भाषा से कौन से अपभ्रंश भाषा के कितने भेद माने गए, और किस अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा निकल कर आई, ये हमें देखना है। तो अपभ्रंश के भेद हम देख लेते हैं। सबसे पहले शोरसेनी, फिर है अर्धमागधी, फिर है मागधी, फिर है खश, फिर है ब्राह्मण, फिर है महाराष्ट्री, फिर है अवहट। इस प्रकार से आपको इनके भेदों को देखना है। सबसे पहले शोरसेनी की बात करें तो अपभ्रंश का जो भेद है शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी आर्य भाषाएं निकली, फिर इनसे निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ये जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती जो है शोरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आर्य भाषा है। कई बार ये पूछा जाता है कि शोरसेनी अपभ्रंश से निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषा नहीं निकली या निकली, तो आपको एक एक को देखते हुए चलना है कि अपभ्रंश के जो ये भेद है, शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा निकली, मागधी अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा निकली, और खस से कौन सी निकली, ब्राह्मण से, फिर है महाराष्ट्री से। इनसे जो है कौन सी भाषाएं निकली। और जो ये इन आर्य भाषाओं से भी, जैसे कि पश्चिमी हिंदी से की बोलियां कौन सी बोलियां रही, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां शामिल है,
और बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो ये भी हम जो है बोलियों से संबंधित भी प्रश्नों को करेंगे, तथ्यों को देखेंगे। उनको हम जो है पहले आप इन अपभ्रंश भाषा के भेदों को और उनसे निकलने वाली आर्य भाषा को समझ लो कि कौन सी आर्य भाषा किस अपभ्रंश से निकली। उसके बाद जो है हम इनसे समझ, जैसे कि पूर्वी हिंदी से 3 बोलियाँ निकल कर आई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी से भी जो है जैसे कि निकली ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली। किससे कौन सी निकली ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ी और डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन अपभ्रंश भाषाओं के भेद और किससे कौन सी बोली निकली, कहाँ से किसका विकास हुआ, इन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपभ्रंश के भेदों से मैंने आपको बता दिया। पश्चिम शोरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये 3 आपको ध्यान रखनी है। फिर अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, बिहारी, अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, केवल पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से। फिर मागधी से निकली है मागधी अपभ्रंश। इनके बाद आप अपभ्रंश जोड़ सकते हो क्योंकि ये अपभ्रंश के भेद हैं। तो मागधी अपभ्रंश से निकली बिहारी, उड़िया और बांग्ला, असमिया। उसके बाद है खस अपभ्रंश से निकली पहाड़ी, और जो कि शोरसेनी से प्रभावित है। फिर है बराहचड़ से निकली पंजाबी, ये भी शोरसेनी से प्रभावित है। ये पूछा जा सकता है कौन सी अपभ्रंश जो है शोरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है, कौन सी अपभ्रंश का जो भेद शोरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित माने जाते हैं। तो खस और बराहचड़ से निकलने वाली जो ये भारतीय आर्य भाषा है, पहाड़ी और पंजाबी, ये दोनों की दोनों जो है शोरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित मानी जाती है। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। फिर है महाराष्ट्री से एक बराहचड़ से 2 निकली, पंजाबी और सिंधी, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर महाराष्ट्री से निकली मराठी। उसके बाद बात करें अवहट के विकास की। आई होप आप अपभ्रंश के विकास को अच्छे से समझ गए होंगे। कौन कौन से अपभ्रंश भाषा के जो प्रमुख विद्वान रहे, किन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचना की, कौन अपभ्रंश के प्रथम विद्वान माने जाते हैं, किन्होंने प्रथम प्रबंध काव्य लिखा, और जो है किस आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अपभ्रंश के कौन कौन से भेद हैं, और किस अपभ्रंश से कौन सी भारतीय आर्य भाषा निकली। ये सभी तथ्य आप लोगों ने देख ही लिए हैं। तो देख लो, छोटा सा ये टॉपिक था अपभ्रंश, और इससे संबंधित कितने सारे आपको तथ्य देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से जो है परीक्षाओं में प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। एक मिनट। उसके बाद देख लेते हैं आगे अवहट का विकास किस प्रकार से। अपभ्रंश और अवहट का विकास आज हम देख लेते हैं। कल की क्लास में फिर जो है हिंदी का जो किस प्रकार से विकास हुआ तो वो भी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं अवहट का विकास किस प्रकार से माना जाता है, कब से कब तक इनका समय रहा, जो कौन कौन प्रमुख आचार्य रहे जिन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा। इस प्रकार से भी हम काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अवहट से संबंधित भी, किसने अवहट को अवहत नाम दिया, तो इस प्रकार से इनसे सब जो है आपको ध्यान रखना है किस प्रकार एक एक टॉपिक से एक एक पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जब हमारे प्रश्न बनते हैं। तो बात करें अवहट की, तो अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। विकृत का रूप का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। जो अवहट होता है उसका जो रूपांतरण किया गया तो अपभ्रष्ट का माना गया। तो अवहट का अपभ्रष्ट शब्द विकृत रूप है। और अपभ्रंश का जो अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश कह सकते हैं। यानी इसे अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश। एक होता है अपभ्रंश पूर्ववर्ती और एक होएगा परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का, जो जैसे अपभ्रंश पूर्ववर्ती है जब हम बोले तो अपभ्रंश से जो पहले की जो भाषा है पूर्ववर्ती यानी कि प्राकृत भाषा आई अपभ्रंश से पहले। और एक होता है परवर्ती का मतलब होता है बाद का। क्या होता है? बाद का। तो पूर्ववर्ती होता है पहले, परवर्ती होता है बाद का। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम अवहट या अपभ्रष्ट को हम अपभ्रंश का
जो है परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जा सकता है। इसको परवर्ती अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश के बाद की जो भाषा आई उसको हम जो है अवहट या अवहट क्या नाम देते हैं, या फिर अपभ्रष्ट भी कह सकते हैं। तो किसी विद्वानों ने जैसे स्वयंभू ने जो है इसका नाम जो अवहट दिया था, आगे ये जो है पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और वीडियो भैया आपको पसंद आती है, लगता है आपके लिए ये बेनिफिट रहेगी, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही जो है मैं नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलेगा और बनाती रहूँगी इसी प्रकार से आपके साथ। अगर मुझे आपका भी थोड़ा सा साथ चाहिए, और इसी तरह हम अपनी तैयारी को सामान्य हिंदी से संबंधित जो हमारी तैयारी है, इसी तरह का एक भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो परीक्षा में पूछा जाता है और आपका रह जाएगा। तो संपूर्ण हिंदी की तैयारी को हम थोड़ी सी लंबी क्लास लेके एक एक तथ्यों को समझते हुए करेंगे, और साथ साथ इनके प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास हम करेंगे। तो देख लेते हैं आगे। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा मानी जाती है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, ये पूछा जाता है कि कौन सी जो भाषा है वो हिंदी और अपभ्रंश के बीच की भाषा मानी जाती है, वो है अवहट। और अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो संक्रमणकाली या संक्रांतिकाली भाषा कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है अवहट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा और भारतीय आर्य भाषा का मतलब यहाँ पर है जो हिंदी और हिंदीतर की जो भाषाएं है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो भाषा है वो है अवहट। इस प्रकार से इस भाषा को संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। इसका कालखंड 1900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। अगर इसकी समय सीमा पूछ ली जाए, जिस प्रकार से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो है हम अपभ्रंश भाषा को यहाँ पर देखते हैं, लेकिन 1900 1900 नहीं है, ये 900 है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, कितना आगे बढ़ गई मैं। तो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक जो समय सीमा रही वो अवहट भाषा की मानी जाती है। जैसे कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक जो है अपभ्रंश भाषा रही, और उसी के बाद जब अपभ्रंश भाषा के जब समाप्ति का समय आया तो उसके बाद जो है एक भाषा और निकल कर आई जो रही अवहट, जहाँ से 900 ईस्वी से ही हमने अवहट का जो है रूप देखने को मिल गया था। तो 900 ईस्वी से लेकर के लगभग 1100 ईस्वी तक के बीच का जो समय रहा वो निर्धारित किया गया अवहट भाषा का। और इसी प्रकार से 1000 ईस्वी से लेकर के बाद की जो भाषाएं रही वो हिंदी के विकास की भाषाएं मानी जाने लगी। तो देख लेते हैं आगे। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। जब तक जो विद्यापति की जो हमें रचनाएं देखने को मिली है, वहाँ पर भी हमें इन अवहट भाषा का रूप हमें देखने को मिला। तो विद्यापति की जो 2 रचनाएं जैसे कीर्तिलता और कीर्तिपता का हमने देखी, वे अवहट भाषा में ही लिखी गई। उससे के बाद जो है पदावली जो विद्यापति की रचना मैथिली भाषा में लिखी गई। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है। अवहट भाषा से संबंधित जो प्रमुख विद्वान रहे, लेखक रहे, कौन कौन रहे, जिस प्रकार से हमने अपभ्रंश भाषा के लेखकों को और उनकी रचनाओं को देखा था, उसी प्रकार हम अवहट से संबंधित भी कुछ लेखक व उनकी रचनाओं को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट या अवहत कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुतर बताते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, मतलब तेसिन बन्यो अवहट्टा, यानी कि देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी होती है, इसे ही अवहट कहा गया है। तो अवहट भाषा को क्या
नाम दिया है उन्होंने देशी भाषा, देश की भाषा जो है उन्होंने कहा है कि देश की भाषा सबसे मीठी होती है, अपने देश की भाषा सभी को मीठी लगती है। और वही जो मीठी भाषा है वही कौन सी है, क्या नाम है इसका, अवहट। तो इस प्रकार अवहट्टा यानी कि अवहट कहा गया है। तो इस प्रकार हमने देख लिया। तो प्रमुख रचनाकार को देख लेते हैं। अब्दुल रहमान यानी कि जिसकी रचना है संदेश रासक। संदेश रासक जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, एक खंड काव्य है जिसके रचनाकार है अब्दुल रहमान। उसके बाद है दामोदर पंडित की जो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर है ज्योतिश्वर ठाकुर जिसकी रचना है वर्णाकर। फिर है विद्यापति की कीर्तिलता। और रोड़ा कवि की है राउलवेल। राउलवेल एक प्रकार से चंपू काव्य है, अवध भाषा में लिखा गया है और जो कि शिलाओं पर लिखा गया है। इस प्रकार से एक एक रचना के संबंध में आपको ध्यान से समझ लेना है। वो हम आगे जो है आदिकाल के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, इन सभी लेखकों की रचनाओं और इन रचनाओं की क्या विशेषताएं रही, इनसे संबंधित भी तथ्यों को हम देख लेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये सभी रचनाकार है भाई ये, और इनकी जो ये रचनाएं हैं ये सभी की सभी अवहट भाषा में लिखी गई हैं। अवहट इस प्रकार आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला जब तथ्य हम देखें तो प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी जो भाषाएं रही उनको भी हम देख लेते हैं। प्राचीन या पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी और आदिकालीन हिंदी। एक सेकेंड भाई, यहाँ से अगला टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का जो विकास हुआ कौन सी है, किसके बाद निकली। तो प्राचीन या पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। यानी जो हिंदी का स्थान है वो आधुनिक आर्य भाषाओं में सबसे ऊपर माना जाता है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय अपभ्रंश अवहट के बाद की जो भाषा है, जो पाली के बाद निकली, सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद निकली पाली, पाली के बाद निकली भाषा प्राकृत, प्राकृत के बाद निकली जो है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद और हिंदी से पहले की जो भाषा आई वो अवहट निकल कर आई। अवहट के बाद जो भाषा आई वो आई हमारी हिंदी भाषा, जो प्राचीन हिंदी जिसे हम कहते हैं। और ये अपभ्रंश को प्राचीन हिंदी का नाम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कई बार पूछा जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। तो हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। तो हिंदी का जो आदिकाल है, हिंदी का जो पहले प्राचीन जो हिंदी रही वही जो है हिंदी भाषा का शिशुकाल माना जाता है, यानी शुरुआती काल माना जाता है। यह वह काल है जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। फिर है हिंदी शब्द की उत्पत्ति, किस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, ये सभी तथ्य हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में केवल अपभ्रंश और अवहट भाषाओं से संबंधित ही हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को किया है। वस्तुनिष्ठ तथ्यों को देखते हुए, वन लाइनर प्रश्नों को करते हुए हम जो है धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और आगे की क्लास है थोड़ी और लंबी मैं लेने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपका जो है सपोर्ट रहा तो आपका साथ ही जो है मेरे लिए बहुत ही जो है आगे की क्लास बनाने के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी शब्द की उत्पत्ति या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और हिंदी भाषा को संबंध में सभी तथ्यों को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कल की क्लास में करेंगे भाई। तो थैंक यू, धन्यवाद।